नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी दूसरी क्लास करने जा रहे हैं मुद्रा की। जो पिछली क्लास हमने पढ़ी थी उसके आगे की चीजों को अब समझने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने जो हॉट करेंसी और प्लास्टिक करेंसी थी इनके बारे में हमने जान लिया था। अब जो नेक्स्ट हमारी चीजें हैं उनको हम चीजें डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। उससे पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हॉट करेंसी के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक करेंसी के बारे में पढ़ा था और प्रतिबंधित मुद्रा के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रोहिबिट करेंसी के बारे में पढ़ा था। अब ये प्रोहिबिट क्या होती हैं, प्रोहिबिट करेंसी क्या होती है, प्लास्टिक करेंसी क्या होती है और हॉट करेंसी क्या होती है, ये हमने पिछली क्लास में जाना था। यानी कि एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ लाभ के लिए लगी होती है शेयर मार्केट में, उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं। जहां पर उसे प्रॉफिट मिलता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं। फिर आती है हमारी प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी क्या होती है? जो आपके पास होती है, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड हो गया। ये जो सारे कार्ड्स हैं ये प्लास्टिक के होते हैं। एक तरह से ये मनी का काम करते हैं, किसी भी एटीएम में लगाओ और पैसे तुरंत अपने निकाल सकते हो। और एक और है हमारी जिसका नाम है प्रोहिबिट करेंसी, यानी कि प्रतिबंधित मुद्रा। प्रतिबंधित मुद्रा क्या होती है? वो करेंसी जो विश्व बैंक और आईएमएफ के नियमों का पालन न करके अपने देश की करेंसी को कभी भी घटा बढ़ा देती है, तो उसे हम प्रोहिबिट करेंसी कहते हैं। यानी कि इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे चीन का युआन, चीन की करेंसी, चीन की जो करेंसी है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रतिबंधित मुद्रा में शामिल कर दी गई है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। ठीक है, यानी कि वर्क ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी या वर्क ऑफ मनी, यानी कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं मुद्रा के। मुद्रा के फंक्शंस की बात करें तो मुद्रा के दो फंक्शन होते हैं, यानी कि दो कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी वर्क, प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब सर ये प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है? तो कुछ नहीं, बस इसके काम है, ये अपने कामों को कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहला इसका ये काम है कि ये विनिमय का माध्यम होती है। विनिमय का माध्यम मतलब एक्सचेंज करना, यानी कि मैंने उसे मनी दिया, उसने मुझे सामान दे दिया। मैं मार्केट में गया, मैंने दुकान से एक पैकेट बिस्किट का खरीदा, मैंने बिस्किट खरीदे और उसे पैसे दे दिए। ठीक है, मैं मार्केट गया, मैंने फोन खरीदा, मैंने उसे पैसे दे दिए, उसने मुझे फोन दे दिया। ठीक है, मैं मार्केट गया, मैंने पेन खरीदा, मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे पेन दे दी। तो ये क्या है? एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये क्या हो गया? विनिमय का माध्यम हो गया। दूसरा काम इसका होता है खाते की इकाई, यानी यूनिट्स ऑफ अकाउंट। ये अगर आपके अकाउंट में है तो अकाउंट में ये आपको यूनिट्स दिखाएगी, नंबर्स दिखाएगी कि आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं। तो इसका और क्या काम होता है? यानी कि खाते की इकाई को दिखाना। मूल्य का मापदंड करना, मूल्य को मेजर करना कि ये पेन है वो 5 रुपए की है, तो क्या है? ये पैसों से मेजर की जा रही है ना। ये बॉटल है तो ये 20 रुपए की है, या कोई चेयर है वो 25, 200, 500 रुपए की है, कोई भी फोन है तो वो 10,000 का है। तो ये क्या है? प्राइस फिक्स कर रही है, प्राइसों का मापदंड कर रही है। ठीक है, ये इसके क्या है? प्राइमरी कार्य हैं, प्राइमरी वर्क है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी कौन से होते हैं? मूल्य का भंडारण, यानी कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्यों का भंडारण करती है, पैसों का भंडारण करती है, मूल्य का हस्तांतरण करती है, यानी कि पैसे का लेन देन करती है, ट्रांसफर करती है, वेतन भत्ते वगैरह देती है, इन सब काम को करती है। ठीक है, और क्या? भविष्य में लेन देन, यानी कि इसे अपने पास आप रख सकते हैं किसी भी रूप की तरह। जैसे मान लो सोना चांदी हीरे वगैरह आप रखेंगे और उससे आप प्राइस ले लेंगे, तो ये आपके भविष्य के लेन देन के लिए भी काम करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके कार्य हो गए, मुद्रा के कार्य। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय कागजी नोट। कुछ ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन तथ्यों को पढ़ना है आपको। ठीक है, ये क्या है? तथ्य हैं, तथ्य, तथ्य यानी कि फैक्ट। कहां लिखूं मैं? 1 मिनट।
क्या हुआ? 1 मिनट, ओनली टेक मी 1 मिनट। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ये कुछ फैक्ट्स हैं करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, ये विजिबल है यहाँ पर जगह, चलो यहां लिख देता हूं मैं, फैक्ट्स ऑफ करेंसी। अब तो ठीक है, फैक्ट्स ऑफ करेंसी, कौन कौन से फैक्ट है? और फैक्ट्स ऑफ करेंसी, मुद्रा के तथ्य, मुद्रा के तथ्य, कौन कौन से तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में अब हम जानेंगे आगे। ठीक है, भारतीय कागजी नोट, भारतीय कागजी नोट की हम बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे 200 का नोट है तो उस पे जो आकृति थी वो मंगलयान की थी। ठीक है, और उसका जो कलर था वो मैजेंडा कलर था। क्या था? मैजेंडा कलर। और इसका जो साइज था वो कितना था? 166 mm से लेकर के 66 mm, यानी कि 2000 का नोट था तो इस तरह से था, इस तरह से था। तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 166 mm। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी? 66 mm। ठीक है, इसकी ये क्या है? लेंथ थी। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। इसका साइज था, साइज का कितना, साइज कितना था? 166 mm से 66 mm। कौन सा था? 2000 का नोट था। इस पर किसकी आकृति थी? मंगलयान की छपी हुई थी, मैजेंडा कलर था इसका। जैसे 500 का नोट था तो उस पर लाल किला बना है और उसका जो कलर है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग ग्रे। साइज कितना है? 150 mm से 66 mm। ठीक है, 200 के नोट की हम बात करें तो जो 200 रुपए का नोट है उस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। सांची, यानी देखो ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये चीज किस पर? 200 के नोट पर छपी है। लाल किला है वो 500 के नोट पर, और चंद्रयान है वो किस पर है? 2000 के नोट पर। 2000 का नोट अब तो बंद हो गया ना, लेकिन जब था तो उस पर मंगलयान छपा हुआ था। 200 के नोट पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, यानी कि चमकीला पीले पीले कलर का है ना। जो नया 200 का नोट, नया क्या एक ही है 200 का नोट, तो 200 का नोट है उस पर क्या है? चमकीला पीला कलर है। और इसका जो साइज है वो 146 mm से लेकर के 66 mm है। ठीक है, अगर 100 के नोट की बात की जाए तो 100 रुपए का नोट है उस पर रानी की बाव, रानी की बाव ये एक महल जैसा है जो कि 100 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। इसका जो कलर है वो हल्का बैंगनी है। कैसा नोट है? कैसा कलर है इस नोट का? हल्का बैंगनी। और इसका साइज कितना है? 142 mm से लेकर के 66 mm। ठीक है, अब आता 50 का नोट। 50 रुपए का नोट है, उस पर कौन सी आकृति है? हम्पी का रथ। किसका? हम्पी का रथ छपा हुआ है। फ्लोरोसेंट ब्लू कलर इसका होता है 50 रुपए के नोट का। और इसका जो साइज होता है वो 135 mm से लेकर के 66 mm होता है। ठीक है, किसका? 50 रुपए का नोट। कैसा कलर होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। हम्पी का रथ इस पर छपा हुआ है। फिर आता है 20 रुपए का नोट। जो 20 रुपए का नोट है उस पर एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। ठीक है, किसकी? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं का फोटो लगा हुआ है। ये नारंगी कलर का होता है और इसका जो साइज है वो 129 mm से लेकर के 63 mm है। ठीक है, साइज भी आपको याद रखने, कलर भी याद रखने, इमेजेस भी आपको याद रखनी और करेंसी तो याद होनी चाहिए। फिर 10 का नोट। जो 10 रुपए का नोट है उस पर कोडार्क का जो सूर्य मंदिर है वो इस पर छपा हुआ है। कहा है ये? उड़ीसा में ना, कोडार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। इसका जो कलर है वो चॉकलेटी ब्राउन कलर है। कैसा कलर है? चॉकलेटी ब्राउन। इसका साइज कितना है? 123 mm से लेकर के 63 mm इसका साइज है। ठीक है, ठीक है, ये चीज यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा का ऐतिहासिक सफर, यानी कि इसका ऐतिहासिक सफर क्या रहा है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी फैक्ट्स ही है। ठीक है, क्या ये कुछ फैक्ट्स है? ये फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्या फैक्ट है? कागजी मुद्रा को जारी करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था?
चाइना था। कागजी मुद्रा यानी कि जो कागजी करेंसी, पेपर करेंसी, सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 12वीं शताब्दी में, जो हमने अभी पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। कब स्टार्ट हुई थी? 12वीं शताब्दी में चाइना में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, 12वीं शताब्दी। सबसे पहले कागजी करेंसी चाइना में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 12वीं करेंसी में हुई थी। रुपया नामक सिक्के की अगर हम बात करें, रुपये नामक मुद्रा की बात करें, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था भारत में। रुपया, ठीक है, रुपया नामक मुद्रा शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 1861 में भारत में पहली बार कागजी नोट की शुरुआत हुई थी। भारत में जो पेपर करेंसी बनी थी वो 1861 में बनी थी, यानी कि 1861 में पेपर करेंसी भारत में सबसे पहले बनी थी, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो आरबीआई द्वारा पहला कागजी नोट 1938 में बनाया गया था। 5 रुपए का नोट था। कितने का था? 5 रुपए का नोट था, जो आरबीआई के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था 1938 में। और इस 5 रुपए के नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी हुई थी। किसकी तस्वीर थी? जॉर्ज पंचम की। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, आरबीआई ने 1938 में पहली बार 10,000 का नोट जारी किया था। भारत में जो करेंसी 10,000 की बनी थी फर्स्ट टाइम भारत में 10,000 की करेंसी 1938 में बनी थी, जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नीचे क्या पॉइंट दे रखा है, यानी कि आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि आरबीआई करेंसी को बनाती है, रुपए को बनाती है, तो उसे ये अधिकार दिया गया है, तब वो बनाती है। कौन सा अधिकार दिया गया है उसे? धारा 22। ठीक है, जो अधिनियम 1934 में आरबीआई बनी थी। 1934 में जब आरबीआई बनी थी तो आरबीआई का एक अपना संविधान जैसी चीजें, यानी संविधान की एक उसकी किताब है, अपनी तरफ से रूल रेगुलेशन उसमें लगे आरबीआई के रूल रेगुलेशन उस बुक में लिखे हुए। आरबीआई के अपने नियम कानून है। ठीक है, आरबीआई के अपने नियम कानून है। उन नियम कानूनों की जो धारा 22 है, धारा 22 में यह लिखा गया है कि आरबीआई को अधिकार है कि वो नोट सिक्के जारी कर सकती है, यानी मुद्रा जारी करने का उसे अधिकार दिया गया है धारा 22 में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो, यानी कि जिसे गांधी नेहरा कहते हैं, 1969 में फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार 1969 में गांधी जी की तस्वीर नोट पर छापी गई थी। किसकी छापी गई थी? गांधी जी की। कौन से नोट पर छापी गई थी? 100 रुपए के नोट पर, उनकी 100वीं जयंती पर। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। तो उनकी 100वीं जब जयंती थी, तो 100वीं जयंती कब होगी? 1869 में जन्म हुआ, तो 1969 में उनकी 100वीं जयंती होगी। तो उनकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए के नोट पर उनकी पहली फोटो छापी गई थी। ठीक है, पहली फोटो गांधी जी की कब छापी गई थी? गांधी जी की नोट पर पहली उनकी तस्वीर 100वीं जयंती पर 100 रुपए के नोट पर छापी गई थी। ठीक है, और जो बाकी के नोट बचे, बाकी के जितने भी नोट थे, 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, 500 का, 1000 का, उन नोटों पर जो तस्वीर छापी गई थी वो 1969 में फर्स्ट टाइम छापी गई थी। ठीक है, पहली बार जो तस्वीर छपी थी वो 1969 में छपी थी, 100 रुपए के नोट पर छपी थी। बाकी के जो नोट थे उन पर 1996 में पहली बार गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 1996 में सबसे पहले नोटों पर अशोक स्तंभ या ऐतिहासिक इमारतें छपती थी। 1996 से पहले, 1996 से जब गांधी जी का फोटो नोटों पर नहीं था, तो उससे पहले क्या छपता था? अशोक स्तंभ हो गया, और जो अन्य हिस्टोरिकल बिल्डिंगें थी, जैसे लाल किला, मंगलयान और जो हम्पी का रत्ता, ये क्या हिस्टोरिकल चीजें थी। तो ये सारी चीजें जैसे अभी नोट के पीछे साइड में छपती हैं, वैसे ही 1996 से पहले, यानी कि गांधी जी के फोटो से पहले जो नोट थे उन पर क्या छपता था? अशोक स्तंभ।
अशोक स्तंभ छपता था, और कुछ नोटों पर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गई, तो ये क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि ऐतिहासिक इमारतें। तो इन ऐतिहासिक इमारतों के फोटो नोट पर छपते थे। कब से? 1996 से पहले और 1969 से पहले। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे नोट और सिक्कों के अधिकार की, हम बात करेंगे अधिकार के क्षेत्र की, यानी कि जो नोट हैं और जो सिक्के हैं उनके लिए एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, उन दोनों के लिए अधिनियम लाए गए थे, यानी कि सिर्फ सिक्का अधिनियम था वो 2011 में लाया गया था। सिक्का अधिनियम था वो 2011 में लाया गया था। उस सिक्का अधिनियम में क्या बातें कही गई थी वो हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई के बारे में समझते हैं, यानी कि आरबीआई भारत में सभी कागजी नोटों को जारी, भारत में सभी कागजी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि आरबीआई बनाती है। आरबीआई के द्वारा ज्यादा से ज्यादा 10,000 का नोट छापा जा सकता है। भारत में जितनी भी करेंसी बन रही हैं, जितनी भी पेपर करेंसी बन रही हैं, वो सारी पेपर करेंसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, सारी पेपर करेंसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई अधिक से अधिक 10,000 का नोट छाप सकती है, 10,000 से अधिक का नोट नहीं छाप सकती है, अधिक से अधिक 10,000 का नोट छाप सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के तहत सभी नोटों को वैध मुद्रा माना गया है। मतलब ये है कि आरबीआई के जो मैंने रूल रेगुलेशन बताए थे आपको, उसमें जो धारा 26 है उसमें ये कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं ये वैध हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कोई सामान लेने गए और आपसे कोई, मान लो आप सामान लेने गए, आपने पैसे दिए, फिर आपसे कोई ये कहे कि मैं इस नोट को नहीं लूंगा, ये इल्लीगल है या इनवैलिड है, अवैध है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसे अनवैलिड घोषित नहीं कर सकता है। सारे वैलिड है, उसे कोई भी इनवैलिड नहीं कर सकता। ये आरबीआई के द्वारा धारा 26 में बात कही गई कि आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोट सारे वैलिड हैं और वो मार्केट में सबको मान्य होंगे। ठीक है, अब आता वित्त मंत्रालय। आरबीआई के कार्य आपने देख लिए, यानी कि आरबीआई जो नोट जारी करती है, कागजी नोटों को जारी करती है और 10,000 तक के नोटों को बना सकती है, और इसके द्वारा जो भी नोट बनाए जाते हैं वो सारे वैलिड हैं। अब आता वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की मैं बात करूं तो 1 रुपए से लेकर के 1,000 तक के सभी सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का बन रहा है या 1,000 का सिक्का बन रहा है, वो सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट की हम बात करें तो मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। सबसे पहले जो हमारा अधिनियम आता है वो आता है सिक्का अधिनियम 2011। कौन सा आता है? सिक्का अधिनियम 2011, यानी कॉइनेज एक्ट 2011। अब ये अधिनियम क्या है सर? सिक्का अधिनियम 2011 क्या है? सिक्का अधिनियम की हम बात करें तो 2011 में एक अधिनियम लाया गया था आरबीआई के द्वारा। क्या अधिनियम लाया गया था? ये अधिनियम लाया गया था कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपए से लेकर के 1,000 तक के सिक्के ही लेन देन कर सकता है। 1,000 तक के सिक्कों का ही लेन देन कर सकता है। इससे ज्यादा का लेन देन वो करने में अगर संतुष्ट है तो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का वो मना करता है तो वो उसका अधिकार है। ठीक है, यानी कि मान लो आप मार्केट में गए, आपने मान लो 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया, आपने 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया और आपके पास सिक्के हैं, आप उसे सिक्के दे रहे हैं और उसने मना कर दिया भाई मैं सिक्के नहीं ले सकता, तो वो उसका अधिकार है। ठीक है, उससे यानी कि आप 1,000 तक के सिक्के दे सकते हैं। 1,000 से कम पर भी कोई मना कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई लेगा कैसे, नहीं जबरदस्ती लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1,000 तक के सिक्के वैलिड हैं। इसमें क्या कहा गया था, यानी सिक्का अधिनियम 2011 में क्या कहा गया था? इसके तहत 1 रुपए से लेकर के 1,000 तक के सिक्कों का भुगतान वैध रूप से कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा राशि सिक्का के रूप में स्वीकार करना बाध्य नहीं है। इससे ज्यादा स्वीकार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। 1,000 तक वैलिड है, 1,000 तक कितना भी लेन देन करो सिक्कों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आप करते हो तो ये इनवैलिड है।
ठीक है, यानी कि बाध्य नहीं है। उसके बाद आता है वित्त अधिनियम 2017। क्या आता है? वित्त अधिनियम 2017 यानी कि फाइनेंस एक्ट 2017। अब ये क्या है? इसके तहत में 2 लाख तक की राशि, यानी कि 2 लाख रुपए तक की राशि का आप लेन देन कर सकते हैं। ये किसमें कही है? वित्त अधिनियम 2017। वित्त अधिनियम 2017 में ये बात कही गई है कि आप 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, इससे ज्यादा का लेन देन अमान्य है, यानी कि बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या है? बाध्य नहीं है। तो अब आपको ज्यादा लेन देन करना है तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे? या तो आप चेक दें, चेक के द्वारा पैसों का ट्रांसफर करें, या अकाउंट टू अकाउंट पैसे का ट्रांसफर करें, एक खाते से दूसरे खाते में लेन देन करें, या चेक के द्वारा लेन देन करें। कैश के रूप में सिर्फ आप 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, कितने तक का कर सकते हैं? 2 लाख रुपए तक का। बट ये है कि आप सामने वाला अगर संतुष्ट है तो आप 2 लाख से अधिक का भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला 2 लाख रुपए से अधिक लेने से आपसे मना करता है कि मैं सिर्फ कैश के रूप में 2 लाख रुपए लूंगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो ये उसका अधिकार है। ये अधिकार उसे कहां से मिला है? वित्त अधिनियम 2017 से। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 2 लाख तक का लेन देन कर सकता है। 2 लाख से अधिक का लेन देन आप चेक के द्वारा या अकाउंट टू अकाउंट कराएं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो भारतीय रुपए के प्रतीक के बारे में बात करेंगे। भारतीय जो रुपया है उसका प्रतीक क्या है? ये जो आपके सामने छपा है। ठीक है, ये क्या है? भारतीय रुपए का सिंबल है। भारतीय रुपए का ये सिंबल है। इस सिंबल की बात करें तो ये कब अपनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा ये 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, भारतीय करेंसी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ये आपके सामने ऐसे र बना हुआ है, ये ऐसे र बना हुआ है, ये क्या प्रतीक चिन्ह है हमारी करेंसी का। इसे कब अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में र बना हुआ है। यह प्रतीक देवनागरी लिपि में र और रोमन में र से बना हुआ है, आर से। ये देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी में बना हुआ है। पूछ लिया जाए कि भारतीय करेंसी है वो किस लिपि में है, तो वो देवनागरी लिपि में है। ठीक है, कौन सी है? देवनागरी लिपि। उसके अलावा अगर एक और सिंबल है रुपए का, यानी कि आर, ये किस में है? ये रोमन लिपि में है, रोमन लिपि। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन करने वाले एक IITian थे, उनका नाम था डी उदय कुमार। ठीक है, एक ये बॉम्बे में जो IIT है उस IIT के एक छात्र थे, उनका नाम था डी उदय कुमार। डी उदय कुमार के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, ठीक है, प्रतीक समझ में आ गया कौन सा है? ये आपके नोट पर ही छपा होगा, नोट निकाल के देखो अभी। ये क्या है? ये सिंबल छपा होगा। और इसको कब अपनाया गया? 2010 में देवनागरी लिपि में ये बनाया गया है। और इसे किसने डिजाइन किया था? डी उदयन कुमार ने किया था, जो कि IIT बॉम्बे के छात्र थे। ठीक है, उसके अलावा क्विक रिवीजन तो आपको पता ही, यानी कि बिटकॉइन के बारे में हमने पढ़ा था। बिटकॉइन को सातोशी नाकामोतो के द्वारा दिया गया था। और मुद्रा की छपाई की बात करें तो RBI के द्वारा इसे छापा जाता है। अधिकतम 10,000 तक का नोट ये छाप सकते हैं। और सिक्कों का लेन देन है वो 1,000 तक कर सकते हैं। गांधी जी की पहली फोटो 1969 में छापी गई थी। सभी नोटों पर 1996 में छपी थी। 2000 के नोट पर मंगलयान छपा है। उसका कलर कैसा है? मैजेंडा कलर है। मंगलयान 2000 के नोट पर छपा हुआ है। 2000 का नोट अब बंद हो गया है, यानी कि इसे 2023 में बंद कर दिया गया है। नगद लेन देन के लिए अधिकतम कानूनी सीमा 2 लाख रुपए है। नगद लेन देन के लिए अधिकतम कानूनी जो सीमा है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? कानूनी जो अधिकार आया था वित्तीय अधिनियम 2017 में आया था। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति। हमारे 2 टॉपिक थे। जब हमने
क्लास शुरू की थी, तो उस क्लास में दो टॉपिकों के बारे में हमने जाना था। एक मुद्रा के बारे में बात की थी और एक बात की थी मुद्रा आपूर्ति के बारे में। तो मुद्रा को हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि पैसे की सप्लाई कैसे की जाती है, पैसे की सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो हम मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो जब एक किसी निश्चित टाइम में, एक किसी निश्चित समय में जब पैसे का फ्लो होता है, पैसे की उपलब्धता होती है किसी व्यक्ति के पास, उसे हम मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, यानी कि मनी सप्लाई कहते हैं। यानी कि एक फिक्स टाइम में, अभी आप मुझसे कहोगे सर आज कितनी 11 है ना डेट, आज 11 तारीख है, तो आज आपके पास कितना पैसा है, तो मेरे पास जो आज कुल पैसा होगा वो मनी सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध धन की कुल मात्रा को मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास निश्चित समय में उपलब्ध धन को मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि आज मान लो जैसे 11 अगस्त है, कितनी है, 11 अगस्त है डेट। ठीक है, 11 अगस्त है, तो 11 अगस्त को जनता के पास कितना कुल पैसा है वो मनी सप्लाई कहलाता है। ठीक है, इसमें जो पैसा होता है वो व्यक्ति के पास जो पैसा होता है उससे हम मनी सप्लाई कहते हैं, न कि बैंक और सरकार के पास। उसका पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो उसे हम मनी सप्लाई नहीं कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति का पैसा अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो उसे मनी सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, या उसका पैसा किसी सरकारी संस्थान में लगाए तो उसे मनी सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। उसके पास कितना पैसा है, उसके पास जो कुल पैसा होगा उसे हम मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है, किसमें, एक निश्चित समय में। जैसे मान लो आज की मैं पूछ लूं, या मैं पूछ लूं एक हफ्ते में कितना था, एक दिन में कितना था, 6 महीने में कितना था, एक महीने में कितना था, तो उसे क्या कहेंगे, उसके पास 1 महीने में, 6 महीने में, 4 दिन में, 8 दिन में, 1 दिन में जो कुल पैसा उसके पास होगा व्यक्ति के पास, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें केवल जनता के पास उपलब्ध पैसे को मापा जाता है। देखो मैंने अभी आपको यही बात बताई थी, सरकार और बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आपका पैसा बैंक में कितना रखा हुआ है, सरकार के में आपने कितना रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उस पैसे को शामिल नहीं करेंगे। आपके पास कितना पैसा है उसे हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। ठीक है, आरबीआई ने 1977 में तरलता के आधार पर इसे मापने के 4 मापक दिए थे। यानी कौन कौन से मापक थे, M1, M2, M3, M4। ठीक है, आरबीआई ने 1977 में तरलता को मापने के लिए, तरलता क्या होती है, यानी कि पैसे का फ्लो, पैसे का लेन देन, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आपके पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो उसे हम तरलता बोलते हैं। ठीक है, पैसे की तरलता को आरबीआई ने 1977 में मापने के लिए 4 मापक दिए थे। वो कौन कौन से थे, M1, M2, M3, M4। अब ये M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल से आगे जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, आधारभूत अवधारणाएं यानी कि जमा के प्रकार। जमा जो राशि होती है, जो पैसा होता है, वो कितने तरह का होता है, यानी कि जमा, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसा है उसे क्या बोलते हैं, हम जमा ही तो बोलते हैं। आपका जमा कितना है, मैं आपसे पूछूं आपका जमा कितना है, तो आपने कहा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख, 4 लाख, तो वो क्या कहलाता है, जमा कहलाता है, नहीं डिपॉजिट। क्या कहलाता है, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट की बात करें तो ये 2 तरह की होती है। डिपॉजिट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है मांग जमा जिसे हम डीडी बोलते हैं, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और एक होती है टाइम डिपॉजिट जिसे टीडी बोलते हैं। एक होता है डीडी यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है सावधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट। अब मांग जमा क्या होता है, यानी कि यहां पर तरलता अधिक होती है, बैंक और मांगने पर यह पैसा तुरंत मिल जाता है।
यानी कि पैसे का ज्यादा लेन देन तरलता कहलाता है, ये आपको पता है। यानी कि कोई भी पैसा जो आपको तुरंत मिल जाए, आपको कोई भी पैसा तुरंत मिल जाए, आपकी जेब में रखा हो, आपके घर पर रखा हो, या आपके ऑफिस में रखा हो, या आपके अकाउंट में पड़ा हो, सेविंग का अकाउंट में पड़ा हो, करेंट अकाउंट में पड़ा हो, या किसी और जगह आपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा आप जाए और आप तुरंत ले आए। जैसे अकाउंट में, करेंट अकाउंट में तो आप दिन में 10 बार लेन देन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में तो आप पैसे को तुरंत निकाल सकते हैं, आपके घर पे रखा है, आपकी जेब में रखा है, तो ये क्या है, तरलता इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये पैसा तुरंत मिलता है। जो जल्दी व्यक्ति के पास में आता है उसकी तरलता ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है, इसकी लिक्विडिटी, मांग जमा की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मांगने पर ये तुरंत मिल जाता है। जैसे आपके सेविंग का अकाउंट में पैसा है तो आप जाएंगे, आप पासबुक से अपने तुरंत निकाल लाएंगे, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से पैसे को तुरंत निकाल लाएंगे। करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट से आप दिन में 10 बार लेन देन कर रहे हैं, तो ये क्या है, पैसा आ जा रहा है, पैसा आपके तुरंत आ जा रहा है, आपको इसमें ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं मिल हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग जमा। मांग जमा क्या होता है, जिसकी तरलता ज्यादा होती है, यानी पैसे का लेन देन, पैसे का आना जाना जल्दी जल्दी होता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। फिर एक होता है सावधि जमा। सावधि जमा को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जिसकी लिक्विडिटी कम होती है, तुरंत पैसा नहीं मिलता है यहां पर। ठीक है, जहां पर तुरंत पैसा नहीं मिलता है उसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। व्यक्ति पैसे को तुरंत ना अचीव कर पाए उसे हम टाइम डिपॉजिट यानी सावधि जमा कहते हैं। मांगने पर तुरंत नहीं मिलता है ये पैसा, निश्चित सीमा होती है, यानी कि मांगने पर तुरंत नहीं मिलता, एक निश्चित सीमा होती है, उस सीमा पर ही मिलेगा। जैसे सपोज आपने एफडी करा दी, एफडी करा दी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या होती है, यानी कि आपके पास कोई पैसा पड़ा, आपने कहा कि इसे मैं अकाउंट में डाल देता हूं तो मुझे उस पर ब्याज मिल जाएगी। अब आपने एफडी करा दी कि मैं ये पैसा 5 साल के लिए बैंक में डाल रहा हूं और 5 साल के बाद में निकालूंगा, यानी कि निश्चित पैसा निश्चित समय के लिए जब अपने अकाउंट में डाल दिया जाता है तो उसे हम एफडी कहते हैं। ठीक है, क्या निश्चित पैसा कोई भी आपने निश्चित कर लिया, 50,000 60,000, ये नहीं है कि 2000 आज डाल दिए, 5,000 कल डाल दिए, 8,000 परसों डाल दिए, ऐसा नहीं। एक बार में सारा पैसा, एक बार में आपको जितना डालना है आप उतना एक बार में एक निश्चित समय के लिए पैसा डालते हैं, उसे हम एफडी कहते हैं। ये आपको पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, ये आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपका टाइम पूरा होगा। आपने अगर 2 साल की एफडी कराई है 2 साल के बाद ही मिलेगा, 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल की एफडी कराई है तो 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो यहाँ क्या, पैसे की लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम क्यों होती है, कि पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता, फिर आपकी जेब में पैसा नहीं रहता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो जो मनी ऑफ सप्लाई थी वो कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आरडी हो गया, यानी कि ये भी क्या है, फिक्स डिपॉजिट की तरह, यानी कि निश्चित समय के लिए इसमें निश्चित पैसा डाला जाता है और वो टाइम पर ही पैसा मिलता है। तो यहाँ लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं है, व्यक्ति के पास पैसा रहता ही नहीं है। यहाँ पैसा व्यक्ति को तुरंत मिलता है तो यहाँ पर पैसे का फ्लो बना रहता है, यानी कि लिक्विडिटी बनी रहती है। ठीक है, यानी कि डिपॉजिट आपको समझ में आ गया, जमा, जमा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो मुद्रा के मापक। ठीक है, मुद्रा के मापक कौन कौन से थे, जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे। M1 M2, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, और कौन सा था, M4। ठीक है, ये क्या थे, मुद्रा के मापक थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे M1 की। किसकी बात करेंगे, M1। अब ये M1 क्या होता है, M1 की बात कर रहे हैं तो M1 को नैरो मनी के नाम से जाना जाता है, ये आपको पॉइंट एक याद रख लेना है। M1 को, ठीक है, किससे, नैरो मनी, नैरो मनी के नाम से जाना जाता है, संकीर्ण मनी। M1 होता क्या है, M1 की मैं बात करूं तो जब जनता के पास सारी करेंसी जो रखी हुई है, जनता के पास जो कुल मनी है, अभी प्रेजेंट में मैं आपसे पूछ लूं आपके पास कितना पैसा है, तो आपके पास जो कुल पैसा है वो सारा पैसा, और बैंक में जमा पैसा, बैंक में जमा पैसा यानी कि कौन सा जमा पैसा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, क्या
सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसा है, उसके बाद आरबीआई के पास अन्य जमा है। मतलब आरबीआई, हम तो अपना पैसा बैंक में डालते हैं, आरबीआई के पास कहां से पहुंच गया? मतलब हमने जो चीजें आरबीआई के पास, सॉरी बैंक के पास रखी, वाणिज्यिक बैंक के पास रखे, पैसे रखे या कोई भी अन्य ऐसी चीज रखी है, तो वो जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई की तरफ सप्लाई कर देती है, आरबीआई को रख देती है, तो उसे हम अन्य जमाएं कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो हम उसे M1 कहते हैं। ठीक है, M1। ठीक है, M1। M1 क्या होता है? यानी कि व्यक्ति के पास जो अभी वर्तमान में पैसा है। ठीक है, क्या व्यक्ति के पास, यानी तरलता की बात करूं। ठीक है, कौन सी? एक है जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। ठीक है, ये क्या होगा? जनता के पास करेंसी। दूसरा जो जमाएं हैं, जमा यानी खाते में जमाएं, जैसे खाते में जमाएं हैं, जैसे करंट अकाउंट में आपके में पैसा पड़ा है। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, क्या करंट अकाउंट में जैसे पैसा है। ठीक है, या जैसे सेविंग अकाउंट, आपका कोई सेविंग अकाउंट है जहां से आप बहुत जल्दी जल्दी लेन देन करते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया। और आरबीआई के पास अन्य जमा है, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, यानी कि जो पैसा आरबीआई के पास अन्य जमा है वो M1 कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों चीजें होती हैं, इन तीनों चीजों से बन के M1 बना है। ठीक है, M1 क्या है? कि जनता के पास जो वर्तमान में पैसा है, जनता के पास करेंसी, जनता के पास जितना अभी वर्तमान में पैसा है वो सारा पैसा, और अन्य जमा है बैंक में आपके पैसे डले वो सारे पैसे, और जो आरबीआई के पास आपकी चीजें, इन सारी चीजों को जब ऐड कर लिया जाता है, इन सारी चीजों को जब जोड़ लिया जाता है, तो उसे हम M1 कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? M1 बोलते हैं। M1 का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि सी क्या होगा? जनता के पास करेंसी, देखो सी दे रखा है। डीडी क्या होता है? यानी कि आपका बैंक के पास जमा है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। उसके बाद आता है ओडी क्या होता है? यानी कि आरबीआई के पास अदर जमा है, अदर चीजें जो आपकी जमा होती हैं, तो उसे इन सारी चीजों को जब शामिल किया जाता है तो उससे M1 बनती है, यानी कि नेहरू मनी बनता है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जनता की जेब में पैसा है, देखो जनता के पास करेंसी है तो वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, सबसे ज्यादा तरलता पैसे की M1 में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे M2 की। M2 की बात करें तो इसे लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। M2 की बात करें तो लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। M2 क्या होता है? यानी कि M1 का सारा पैसा प्लस डाक घरों में सारा जमा पैसा। ठीक है, यानी कि M1 का सारा पैसा, यानी कि जितना लोगों के पास पैसा है। M1 में क्या था? यानी कि व्यक्ति के पास पैसा, व्यक्ति के अकाउंट में पैसा, और व्यक्ति के पास अकाउंट वाला वो वाला पैसा जो तुरंत उससे लेन देन कर सके। डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में होता है, वो वाला नहीं जिसमें एफडी और आरडी करा दिया, वो शामिल नहीं किया जाएगा M1 में। M1 में डीडी यानी कि डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा जमा होता है वो शामिल किया जाता है, और व्यक्ति के पास जो पैसा होता है वो शामिल किया जाता है, और आरबीआई के पास जो अन्य चीजें जमा होती है वो M1 में काउंट की जाती हैं। तो M1 का सारा पैसा प्लस जो डाकघरों में जमा होता है, व्यक्ति का जो पैसा डाकघरों में जमा होता है, तो वो डाकघर वाला जो पैसा होता है उसको जब M1 में ऐड कर दिया जाता है,
M1 में जब डाकघरों की जो जमा राशि होती है उसको शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम M2 कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि M1 का सारा पैसा प्लस डाकघरों में जो कुल जमा राशि है उसको जब ऐड कर दिया जाता है तो वो M2 कहलाती है। ठीक है, यह है M1 का सारा पैसा और पोस्ट ऑफिस की तुरंत मिलने वाली जमा राशि का योग होता है। ठीक है, M2 क्या होता है? M1 का सारा पैसा और पोस्ट ऑफिस में जो कुल जमा राशि होती है, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम M2 कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट की हम बात करेंगे, M3 और M4। M3 और M4 क्या होता है? M3 की बात करें तो इसे ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्यापक मुद्रा। ठीक है, व्यापक मुद्रा में क्या होता है? M3 में क्या होता है? यानी कि M1 का सारा पैसा, M1 में कौन कौन सा होता है मैंने अभी याद होगा, यानी कि व्यक्ति के पास पैसा, डिमांड डिपॉजिट में पैसा और आरबीआई के कुल पास जो पैसा होता है वो M1 कहलाता है। और जब हम M1 में बैंकों में निश्चित समय तक जमा राशि को ऐड कर देते हैं तो उसे हम M3 कहते हैं। अब निश्चित समय तक जो जमा है वो क्या कहलाती है बताओ? निश्चित समय के लिए निश्चित पैसा जब जमा किया जाता है तो वो FD कहलाती हैं। ठीक है, और निश्चित समय के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर दिए जाते हैं तो वो RD कहलाती है। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। मैं यहां लिख देता हूं आपको FD क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, और एक होती है RD, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग। क्या बात है, क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसा फिक्स टाइम के लिए बैंक द्वारा जमा किया जाता है और जो फिक्स पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा किया जाता है वो FD कहलाती है। ठीक है, FD और RD मतलब यानी फिक्स पैसा फिक्स टाइम के लिए, और फिक्स टाइम के लिए अब कितना भी पैसा हो सकता है, घट बढ़ सकता है, आप कितना भी 10,000 डाल दो, फिर 5,000 डाल दो, मतलब टाइम एक बार सेट कर दो कि मुझे 10 साल तक इतना पैसा डालना है और उस पर मैं ब्याज मिलेगी। आप जो टाइम फिक्स कर देते हैं उस टाइम तक आप पैसे सारे डालने होते हैं इसमें, और उस टाइम जैसे आपने सोच लिया कि मुझे 10 साल के लिए पैसा डालना है, बट आपके पास जो जितना पैसा चाहिए FD में क्या है कि कुल पैसा चाहिए, वहां पर फिक्स चाहिए। FD आप कराने जाएंगे तो आप 5 साल के लिए करा रहे हैं तो उसके लिए मान लो 50,000 रुपए डालना चाह रहे हैं, आपने कहा कि मुझे 50,000 रुपए इकट्ठे करने तो फिर 50,000 ही आप जमा कर पाएंगे। अगर एक बार में करते हैं तो वो FD कहलाती है, यानी कि कुल पैसा निश्चित समय के लिए, तो FD कहलाती है। RD क्या होती है? RD होती है वो निश्चित समय होता है लेकिन पैसे निश्चित नहीं होते हैं। आप उस RD कराते समय पैसे बता सकते हैं कि मुझे 50,000 डालने या 1 लाख डालने, तो आप 10,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए, 50,000 डाल दिए। जब आपके 1 लाख हो जाएंगे तो आप जो आपने टाइम दिया होगा उस टाइम तक आप पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो FD और RD का जो पैसा होता है उसको जब M1 में शामिल कर दिया जाता है तो वो M3 कहलाती है। ठीक है, M3 को हम ब्रॉड मनी के नाम से भी जानते हैं। M1 में क्या था? M1 में क्या था? हाँ, वही जो मैंने भी बताया। तो M1 का सारा पैसा और बैंकों में जो निश्चित समय के लिए निश्चित पैसा जमा है उसको जब ऐड कर दिया जाता है तो वो M3 कहलाती है। ठीक है, देखो नीचे दे भी रखा है, मैंने भी आपको बताया था। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, जैसे FD हो गई और FD इसमें दे रखी है, देखो टाइम डिपॉजिट और FD दोनों दे रखी हैं, यानी कि RD TD कुछ ही मान लो आप इसे।
और हम M3 की बात करें तो इसे ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा M4। M4 की मैं बात करूं तो इसे स्टॉक मनी के नाम से भी जाना जाता है। M4 को स्टॉक मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। M4 क्या होता है? M4 होता है M3 का कुल पैसा, M3 का कुल पैसा और डाकघरों में जमा। अब M3 क्या होता है? M3 में कौन कौन सी चीज आती हैं? M3 M4 मैंने भी पूछा M4 क्या होता है, यानी कि M3 का कुल पैसा और डाकघरों में जमा पैसा, डाकघरों में जमा पैसा। तो पहले मुझे ये बताओ M3 क्या होता है, उसके बाद M4 समझेंगे। M3 में क्या क्या आता है? M3 में आता है M1 का पैसा प्लस फिक्स जमा, यानी कि निश्चित अवधि के लिए जमा राशि, निश्चित जमा राशि, निश्चित जमाएं। ठीक है। क्या है? M1 का सारा पैसा और निश्चित जमा है। अब M1 क्या होता है? M1 मैंने भी आपको बताया, यानी कि व्यक्ति को M1 नहीं बता रहा, M1 तो मैंने 3-4 बार बता दिया, यानी कि M1 का पैसा और निश्चित जमा पैसा, इन दोनों को M3 कहते हैं। अब M4 क्या होता है? M4 की बात करें तो M3 का सारा पैसा, M3 का सारा पैसा कौन सा? ये वाला, ये पूरा पैसा, ये वाला सारा पैसा M3 प्लस डाकघरों में जमा। ठीक है। डाकघरों में जमा राशियां। ठीक है। डाकघर में जमा राशियां जो होती हैं उसे हम M4 कहते हैं। क्या बोलते हैं? M4 बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो तरलता होती है वो सबसे कम होती है। इसमें तो पैसा व्यक्ति के पास आ ही नहीं पाता है, इसमें तो पैसा व्यक्ति के पास आ ही नहीं पाता है। इसकी जो तरलता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। लिक्विडिटी सबसे कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, और नेक्स्ट की बात करें तो मुद्रा व्यापक, मुद्रा के मापक, तरलता और व्यापकता का क्रम, लिक्विडिटी एंड ब्रॉडनेस ट्रेंड। यानी कि M1 होता है, उसमें क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, यानी कि व्यक्ति की जेब में, यानी कि व्यक्ति के पास कुल पैसा, उसके अलावा उसके खाते में यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा, और अदर जमाएं उसकी M1 में आती हैं। M1 को हम नैरो मनी के नाम से जानते हैं, और इसकी तरलता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। M2 की बात करें तो M1 का सारा पैसा प्लस पोस्ट ऑफिस का जो पैसा होता है वो जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम M2 कहते हैं। इसे लिक्विडिटी मनी के नाम से जाना जाता है, सॉरी लिक्विडिटी नहीं, लिक्विड मनी के नाम से जाना जाता है। M3 की हम बात करें तो इसमें M1 का सारा पैसा प्लस बैंक टाइम, यानी कि फिक्स डिपॉजिट पैसा, बैंक टाइम डिपॉजिट, RD एंड FD का कुल पैसा ब्रॉड मनी कहलाता है। ठीक है। M4 की बात करें तो M3 का कुल पैसा और टोटल पोस्ट ऑफिस में जो जमा राशियां होती हैं उसे M4 कहते हैं। इसे स्टॉक मनी के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो तरलता होती है, इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो सबसे कम होती है। अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें तो M1 से M4 की ओर जाने पर धन का आकार बढ़ता है लेकिन तरलता घटती है। ठीक है। M4 से M1 की तरफ जाएंगे तो इसकी तरलता क्या है, घटेगी। क्या है, देखो M1 तरलता इसकी ज्यादा है, M2 इसकी तरलता ज्यादा है यानी कि M3, और इसकी तरलता ज्यादा है यानी कि M4। ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन में ये एक ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। तरलता के आधार पर सबसे ज्यादा, यानी कि निम्न में से किसकी तरलता ज्यादा होती है, एक ऐसे मिलेगा, कोई भी ऐसे, एक तुम्हें ऐसे मिलेगा इस तरह से, कोई एक ऐसे मिलेगा, तो उसमें आपको ये ऑप्शन चूज करना है। यानी कि M1 की तरलता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम M2 की होती है, उससे कम M3 की होती है, और सबसे कम M4 की होती है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बस
यानी कि आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं मुद्रा में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे एक है इसमें मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों हुआ, और एक और टॉपिक है इसमें मुद्रा अवमूल्यन हो गया यानी कि डीवैल्यूएशन मुद्रा का क्यों हुआ, क्या डीवैल्यूएशन, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। डीवैल्यूएशन मुद्रा का अवमूल्यन, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।